गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम पशु परिचर की तैयारी को और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2013 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर सॉल्यूशन में हम सिर्फ पशुपालन के 20 प्रश्नों का ही 360 डिग्री पर हल करेंगे। इस जो पेपर में जो टोटल क्वेश्चन है वो तो हमारे 100 है, लेकिन जो पशुपालन से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 20 क्वेश्चन है। तो हम सिर्फ इन्हीं 20 क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आने वाला जो हमारा एग्जाम है पशु परिचर का, उसमें पशुपालन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या पशुपालन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शंस को ही किस तरह से क्वेश्चन में बदल दिया जाता है, उन सभी का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। गिर गाय का तो देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो देखिए गिर से हो जाएगा गुजरात। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गिर गुजरात या गुजरात गिर। तो देखिए ये जो गिर गाय है ये एक दुधारू नस्ल की गाय है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है यानी कि जो मूल स्थान है वो गुजरात राज्य का जो गिर स्थान है, गिर क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि जो काठियावाड़ का क्षेत्र है वो इसका मूल स्थान है। और ये जो गिर गाय है ये हमारे राजस्थान में सबसे अधिक जो अजमेर जिला है, अजमेर के साथ में जो भीलवाड़ा जिला है, इन जिलों में ये सबसे अधिक पाई जाती है। अब इसके अन्य नाम देखिए इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर और जहां ये पाई जाती है उसके आधार पर। तो देखिए ये काठियावाड़ क्षेत्र में होने के कारण इसका जो उपनाम है वो है काठियावाड़ी। अजमेर में पाई जाने के कारण इसे अजमेरी गाय भी कहते हैं और रेंडा गाय भी कहते हैं। ये इसका उपनाम है, काठियावाड़ी, रेंडा, अजमेरी, ये सभी के सभी नाम हैं गिर गाय के। इसके अलावा देखिए जो राजस्थान राज्य में जो गाय की नस्ल है वो देखिए, उनमें देखिए सबसे पहले एक गाय है राठी। ये राठी गाय भी एक दुधारू गाय है जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और इसी के अलावा जो हमारे राजस्थान में दूसरी गाय है जो कि भारवाहक है और जो कि मूलतः राजस्थान की है वो है नागौरी नस्ल की गाय। और ये भारवाहक है यानी कि इसके जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसी के अलावा आ जाइए अब आप हरियाणा में। तो हरियाणा राज्य की जो गाय है उसका नाम है हरियाणवी, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो राजस्थान और हरियाणा इन दोनों से एक गाय की नस्ल है जो कि कॉमन है और उस गाय का नाम है मेवाती। मेवाती नस्ल की जो गाय है वो राजस्थान और हरियाणा दोनों की है, क्योंकि जो ये मेवात क्षेत्र है ये राजस्थान, हरियाणा और यूपी इन तीनों राज्यों के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें जो हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं वो सम्मिलित हैं। उनमें से एक है हमारा अलवर और दूसरा है हमारा भरतपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। अब देखिए ये मालवी नस्ल की बात कर रहा है जो कि गाय की एक नस्ल है और वो भी है भारवाहक नस्ल है। तो ये देखिए किस राज्य की है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए आपको याद होगा कि जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और राजस्थान के साथ में वो एमपी, इन दोनों के बीच में स्थित है मालवा का पठार। और जो मालवा क्षेत्र है वो भी इन दोनों राज्यों में ये जो राजस्थान और एमपी, जिसमें से जो एमपी के जिले हैं उनमें है मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, ये जिले हैं मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये वहीं की ये मूल रूप से नस्ल है मालवी नस्ल और इसका उसी क्षेत्र में होने के कारण ही इसका नाम हो गया मालवी। मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवी नस्ल। तो देखिए ये हो जाएगी यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की है हमारी मालवी नस्ल और जो कि एक भारवाहक नस्ल है। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी भारवाहक की कि जो हमारी एक मूलतः राजस्थान की है वो है हमारी नागौरी नस्ल की गाय भारवाहक में। उसके अलावा है हमारी अमृत महल, अमृत महल के अलावा है हमारी खलकीकर, खलकीकर के अलावा है हमारी खिल्लारी और खिल्लारी के अलावा है हमारी बच्चौर। तो ये सभी की सभी जो नस्लें हैं वो यहाँ पर भारवाहक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। तो देखिए कौन सी है जिसका सर्वाधिक दूध उत्पादन है। देखिए जर्सी,
होल्स्टीन फ्रीजियन, थारपारकर, नागौरी। देखिए इसमें न ही तो देसी है न ही विदेशी है, यानी कि ये ऑल ओवर में से बतानी है कि जिसका सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन है। तो देखिए वो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ऑप्शन बी होल्स्टीन फ्रीजियन। ये जो दुग्ध उत्पादन करती है वो अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक करती है और इसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो है इसकी 5000 लीटर से लेकर 6500 लीटर, या मैं इसको किलोग्राम भी लिख देता हूं, यहाँ पर आपको किताबों में लीटर या किलोग्राम देखने को मिलेगा। तो 5000 किलो से लेकर 6500 किलो प्रति ब्यात हो जाएगा। ये एक ब्यात में इतना दूध देती है, जो कि सर्वाधिक दूध है गाय की नस्लों में। इसके अलावा देखिए एक नस्ल और है हमारी साहीवाल। ये हमारी एक भारत की नस्ल है साहीवाल, और इसकी जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वो है हमारी 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात। तो देखिए जो देसी नस्लों में सर्वाधिक, यानी कि भारतीय नस्लों में जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है वो है हमारी साहीवाल। इसी के साथ ये तो हो गई देसी और विदेशी की बात कि ऑल ओवर देसी विदेशी में तो जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो है होल्स्टीन फ्रीजियन का, और हमारी अगर स्पेशल देसी की बात की जाए तो होगी हमारी साहीवाल। इसके अलावा देखिए यदि आपसे लैक्टोज पूछे ऑल ओवर, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, इसके अलावा चाहे आपसे वो वसा पूछे, फैट पूछे, तो ये दोनों की दोनों जो मात्रा होती हैं ये भी साहीवाल में ही सर्वाधिक होती हैं। लैक्टोज और वसा, सबसे मीठा दूध भी साहीवाल का और सबसे गाढ़ा दूध भी साहीवाल का ही होता है। इसके अलावा देखिए यदि आपसे विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक फैट पूछे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जर्सी। विदेशी नस्लों में यदि ऑल ओवर की बात की जाए तो हमारा होगा साहीवाल, लेकिन विदेशी नस्लों में फैट जर्सी। और इसके अलावा जो सबसे लंबा दुग्ध काल है, सबसे लंबा दुग्ध काल है वो भी हो जाएगा इस जर्सी गाय का ही। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय डेयरी काऊ के नाम से जो गाय जानी जाती है वो है हमारी साहीवाल, और जो हमारी विदेशी नस्लों में जो डेयरी काऊ के नाम से जो गाय फेमस है वो है हमारी जर्सी गाय। इसका जो दूध है वो सबसे लंबा दुग्ध काल होता है और इसमें फैट भी ठीक ठाक होती है, यानी कि साहीवाल की तुलना में तो कम होती है लेकिन विदेशी नस्लों में सर्वाधिक होती है। इस होल्स्टीन फ्रीजियन से भी फैट अधिक होती है। तो आपको ये सभी डाउट समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। अब देखिए किन की बात कर रहा है, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी और नागौरी। तो देखिए ऊपर जो ये तीनों ऑप्शन हैं ये हैं भैंस नस्ल के ऑप्शन, यानी कि ये बात कर रहा है भैंसों की कि किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। तो देखिए जो भैंसों के दूध में, यानी कि किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है वो भैंस है हमारी ऑप्शन सी भदावरी। और इसके जो दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 12 से लेकर 14%। इसके बाद में जो इससे थोड़ी कम होती है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो दूसरे नंबर पर है, वो है हमारी नीली रावी। और इसके जो दूध में फैट होती है वो होती है 8 से 10% फैट। सबसे कम फैट की यदि बात की जाए तो होती है मुर्रा नस्ल की भैंस में, और इसमें जो फैट होती है 7%। लेकिन जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है वो करती है मुर्रा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, जो सबसे अधिक जो दूध देती है वो है हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस। अब देखिए ये तो हो गई यहाँ पर फैट की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि किस भैंस का सबसे लंबा दुग्ध काल है। तो देखिए एक भैंस की नस्ल है मेहसाना। इस भैंस का जो दुग्ध काल है वो है सबसे लंबा दुग्ध काल। मैं ये भी यहाँ पर लिख देता हूं, सबसे लंबा दुग्ध काल। इसके अलावा कि किस भैंस के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा होती है, यानी कि सर्वाधिक मीठा होता है, तो उस भैंस की नस्ल का नाम है टोडा। इसके अंतर्गत जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक, यानी कि जो सबसे मीठा दूध होता है उसी टोडा नस्ल की भैंस का होता है। तो देख लिए यहाँ पर हमने सभी की सभी बातें कर ली, सर्वाधिक फैट की, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन की, और सबसे लंबा दुग्ध काल, और सबसे अधिक लैक्टोज की। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी, जमुनापरी। देखिए इस बार ये पूछ रहा है कि बकरियों में जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं वो कौन सी नस्ल है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जमुनापरी।
देखिए ये जो जमुनापरी है ये दूध देती है प्रति ब्यात 300 यानी कि 350 से लेकर 544 किलोग्राम प्रति ब्यात ये दूध देती है जमुनापरी बकरी, जो कि हमारे राजस्थान की कह सकते हैं, यानी कि जो भारतीय नस्ल की हम कह सकते हैं कि सबसे सुंदरतम नस्ल है। इसके जो कान होते हैं वो इस तरह से लटके हुए होते हैं पेंडुलम की तरह, और जो इसकी नाक है वो होती है रोमन नाक, ये इसकी विशेषता है और सबसे सुंदरतम नस्ल है ये बकरियों में जमुनापरी। और हमारी भारतीय नस्लों में बात की जाए तो सर्वाधिक ये दूध देती है, क्योंकि ऊपर जो भी नस्लें लिखी हुई है ये सभी की सभी भारतीय नस्लें हैं। देखिए आपको इनमें एक नाम दिख रहा होगा बारबरी, ये देखिए एक मूल रूप से एक विदेशी नस्ल है, लेकिन ये एक भारत की एक मान्यता प्राप्त बकरी की नस्ल है। तो ये भारत की भी एक नस्ल है बकरी की और विदेशी भी, हम इसे ऑप्शंस के हिसाब से किसी भी तरफ काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर जो जमुनापरी की जो दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वो इस बारबरी से भी अधिक है। तो यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी भारतीय नस्लों की बकरियों में ही। यदि हम विदेशी नस्लों की बात करेंगे उनमें जो दुग्ध उत्पादन है वो सबसे अधिक किस में होता है और ऑल ओवर भी किस में होता है। तो देखिए एक बकरी है टोगनबर्ग, ये जो बकरी है ये एक दिन में 5 से 6 किलो दूध देती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रतिदिन 5 से 6 किलो दूध देती है, और ये लगातार देती है 2 साल तक। तो जिसके कारण इस जो बकरी को संज्ञा दी गई है वो दी गई है मिल्क चैंपियन की, मिल्क चैंपियन की संज्ञा दी गई है इस बकरी को कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक बकरी की और नस्ल है, उसका नाम है सानेन, ये भी एक बकरी की नस्ल है, और इसको जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है दूध की रानी की, मिल्क क्वीन की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है सानेन को। तो यहां भी आप अपने सभी डाउट क्लियर कर लीजिए कि जो विदेशी नस्लों में या जो ऑल ओवर जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है वो है टोगनबर्ग, जिसे मिल्क चैंपियन की संज्ञा, सानेन दूध की रानी, और जो हमारी भारतीय नस्लों में या हम कहें कि हमारी जो बकरी की देशी नस्लें हैं उनमें जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वो है हमारी जमुनापरी में। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है। सबसे फाइन कारपेट ऊन यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन पैदा किस भेड़ के द्वारा होती है। ऑप्शंस देखिए सोनाड़ी, मालपुरा, चोकला, जैसलमेरी। देखिए एक नाम आपने पीछे अभी देखा था सानेन, जिसे हमने संज्ञा दी थी मिल्क क्वीन की, दूध की रानी की, और ये है सोनाड़ी। तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, सानेन एक बकरी की नस्ल है जबकि सोनाड़ी है वो एक भेड़ की नस्ल है, और जो कि उदयपुर क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी आपको याद रखना है, ये उदयपुर क्षेत्र की है। इसके बाद हम वापस हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है। तो होती है हमारी ऑप्शन सी चोकला नस्ल की भेड़ के द्वारा। देखिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन है वो इसी नस्ल की भेड़ के द्वारा प्राप्त होती है। और देखिए ये राजस्थान की मैरिनो कहलाती है, क्योंकि जो मैरिनो भेड़ है जो कि एक स्पेन की भेड़ है, विदेशी नस्ल है भेड़ की, वो सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन, महीन ऊन जो होती है वो उसी की होती है, मेरिनो की। तो जो मेरिनो की जो संज्ञा दी गई है हमारे राजस्थान में वो इसे चोकला नस्ल की भेड़ को ही दी गई है। इसके बाद में देखिए जो जैसलमेरी भेड़ है, ये जैसलमेर जो क्षेत्र है उसके आसपास पाई जाती है, और इसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्राप्त की जाती है, इसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्राप्त की जाती है, जबकि चोकला से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि ऊन इसकी कम होती है मात्रा में, क्वांटिटी कम है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो उत्तम किस्म की होती है, और जबकि इसकी जो क्वालिटी है वो मध्यम से उत्तम के बीच की होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। देखिए एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी ज्वर, खुरपका, मुंहपका। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो मुर्गियों में जो बीमारी है उनमें से आपको सिर्फ 4 बीमारी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कई बार मुर्गियों में जो बीमारी होती है उसका नाम पूछ लेते हैं, या जो बीमारी होती है उसका कारण पूछ लेते हैं, या जो मुर्गियों में वायरस से जनित रोग है वो फिर नाम दे देते हैं कि कौन सा
किसके द्वारा जनित है। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं। तो देखिए 4 ही रोग है मुर्गियों में, यानी कि बीमारी है। उनमें से पहला है हमारा रानीखेत, इसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो है हमारा फाउल पॉक्स यानी कि चेचक, और फिर तीसरा मैं लिख देता हूं खूनी पेचिस। तो देखिए ये रहा खूनी पेचिस, और उसके बाद में जो है हमारा वो है हमारा हैजा, कुक्कुट हैजा, जिसे कोलेरा बोलते हैं। तो देखिए जो रानीखेत और जो चेचक है ये एक वायरस से बीमारी होती है, जबकि जो खूनी पेचिस है ये होती है प्रोटोजोआ से, और जबकि जो हैजा है कोलेरा है ये होती है हमारी बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से होती है। तो आपको ये सभी की सभी याद रखने हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शन बी है हमारा रानीखेत, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानीखेत। ये एक मुर्गियों की बीमारी होती है। इसके अलावा देखिए ये जो एंथ्रेक्स है, इसमें जो पशु मर जाता है तो उसके बाद में कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक जूनोटिक बीमारी होती है जो कि पशुओं से इंसानों में भी आ जाती है। और सबसे अधिक ये जो होती है वो होती है भेड़ में, यानी कि जो ऊन की फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनके अंतर्गत भी ये बीमारी है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है इस बीमारी के अंतर्गत, एंथ्रेक्स। उसके बाद देखिए लंगड़ी ज्वर, इसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, इसे चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक गाय भैंसों में होता है, उनके पुट्ठे के ऊपर होता है, और इसमें जो पशु है वो लंगड़ा कर चलता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन डी खुरपका मुंहपका रोग, इसे बोला जाता है फुट माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग, और ये भी गाय भैंसों में सर्वाधिक होता है। इसमें जो भी गाय भैंसे होती हैं उनके हाथ पैर और मुंह में छाले हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार इसका कारण पूछा है, और ये कौन सा रोग है, किस कैटेगरी में आता है, इसको सही करने के लिए किस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है, वो सभी की सभी चीजें एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए जो दुग्ध बुखार है ये एक चपापचय और या मैं इसे कह सकता हूं उपापचय रोग है, उपापचय रोग है। और ये रोग उन पशुओं में होता है जिनमें वो पशु ब्याते हैं, यानी कि पशुओं में प्रसव क्रिया के बाद में ये होने वाला रोग है। तो जिसके कारण इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रसवकालीन रोग। रोग की जगह मैं यहाँ पर दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूं ज्वर, प्रसवकालीन ज्वर। और देखिए इस रोग में जो पशुओं के शरीर में यानी कि उनके रक्त में कैल्शियम और कैल्शियम के साथ साथ उनके जो शरीर में ग्लूकोज, इनकी मात्रा भी कम हो जाती है, यानी कि पशु फिर सुस्त खड़ा रहता है। जब उसके शरीर में कैल्शियम और ग्लूकोज ही नहीं होगा, यानी कि उसके शरीर में करंट ही नहीं होगा, तो सुस्त ही खड़ा रहेगा। तो जिसके कारण इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रसवकालीन रक्त मूर्छा, यानी कि रक्त मूर्छित हो जाता है, उस रक्त के अंदर न ही कैल्शियम है न ही ग्लूकोज है। तो ये इसके नाम है प्रसवकालीन ज्वर या फिर प्रसवकालीन रक्त मूर्छा, दुग्ध बुखार के। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है मिल्क फीवर, ये भी आपको याद रखना है, मिल्क फीवर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कैल्शियम की कमी तो हो गई और ग्लूकोज की कमी तो हो गई। अब इसके बाद में जो पशु की यानी कि दुधारू पशु है, प्रसव उसके हुआ है अभी बच्चा, तो उसके बाद में जो उसकी दुग्ध उत्पादन की जो क्षमता है वो घट जाती है, और इसी दुग्ध उत्पादन की क्षमता घट जाने के कारण इसे दुग्ध बुखार कहा है, यानी कि मिल्क बुखार कहते हैं। और इसे सही करने के लिए जो पशुओं में एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसका नाम है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। ये एक इंजेक्शन होता है, ये पशुओं के शरीर में लगाया जाता है फिर, तो जिसके बाद में ये बीमारी ठीक होती है। तो आपको ये सभी की सभी बातें याद रखनी है कि एक चपापचय है या उपापचय रोग है, इसके ये तीनों के तीनों आपको नाम याद रखने हैं, और इसमें जो पशुओं के शरीर में किस की कमी होती है, कैल्शियम और ग्लूकोज की, और इसे ठीक करने के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और देखिए,
कि पशुओं में जो सभी की सभी बुखार हैं उनमें पशुओं का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यही एक ऐसा बुखार है जिसमें पशु का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जिसके कारण इसे कोल्ड फीवर भी कहते हैं। कोल्ड फीवर, ये भी आपको याद रखना है। कोल्ड फीवर के नाम से जो बुखार जाना जाता है वो दुग्ध बुखारी जाना जाता है। अब देखिए हम आते हैं हमारे ऑप्शंस पर कि किसकी कमी से ये होता है। तो देखिए हमने अभी बताया कि पशु के रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर विटामिन तो ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नाम ही दे रखा है उस विटामिन का, यानी कि ये होता है कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? थैलेला रोग, दुग्ध बुखार, खूनी पेचिश, गलघोटू। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, गलघोटू। देखिए सबसे पहले हम अदर ऑप्शंस को समझते हैं कि यदि ये डायरेक्ट हमें ऑप्शंस याद नहीं है तो हम किस तरह से ऑप्शंस को काटते हैं। तो देखिए जो थैलेला रोग होता है, जिसे इंग्लिश में मास्टिटिस रोग कहते हैं, ये होता है पशुओं के थनों में, यानी कि जिनके द्वारा पशु का दुग्ध दोहन करते हैं, जहां से दुग्ध स्त्राव होता है उसी को कहा जाता है थन। वहां पर जो टिश्यू होते हैं, उनके उत्तक होते हैं, उनमें संक्रमण फैल जाता है और उनमें दर्द होता है, सूजन आ जाती है, तो जिसके कारण ये थैलेला रोग हो जाता है। और ये पशुओं में उनकी आय के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नुकसान वाला रोग होता है पशुपालकों के लिए, क्योंकि जब दर्द होता है पशु के थन में तो वो हाथ ही नहीं लगाने देता है और पशुपालक दूध भी नहीं निकाल पाता है। उसके बाद में देखिए दुग्ध बुखार, इसकी हमने अभी पहले बात की है। ये जो कोल्ड बुखार होता है और ये कैल्शियम की कमी से होता है, और इसमें किसी प्रकार के कोई टीके नहीं लगाए जाते हैं और न ही थैलेला रोग में कोई टीके लगाए जाते हैं। इन दोनों में ही दवाई दी जाती है। खूनी पेचिश, इस खूनी पेचिश में भी दवाई दी जाती है, जबकि जो हमारा टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है इस गलघोटू रोग में। अब देखिए ये जो गलघोटू रोग है ये गाय भैंसों में सर्वाधिक होता है। जो गाय भैंसों के गलकंबल होते हैं, यानी कि जिसे हम कंठ या फिर गला कहते हैं, उनके अंतर्गत कड़ी सूजन आ जाती है, तो जिसके कारण पशु को ऐसा लगता है कि उसका गला अब घुट गया है, और गला घुटने के कारण ही इसे जो दूसरा नाम है वो है घोटुका रोग भी कहते हैं। पशु को श्वास लेने में भी दिक्कत होती है, और इसके अलावा जो इसका दूसरा नाम है वो है इसका हेमर हेगिग सेप्टिमिया, और जिसे इंग्लिश में शॉर्ट रूप से लिखा जाता है HS, और ये ही टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है कि इसे HS का टीका दिया जाता है। और ये एक जो रोग है वो है एक जीवाणु जनित रोग है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के हैं। तो ये जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो जीवाणु है वो बैक्टीरिया है वो है पास्चुरेला। अब पास्चुरेला के बाद में जो भी पशु है उसके अकॉर्डिंग इसका अलग नाम है। देखिए जैसे बोविसेप्टिका है तो वो हो जाएगा हमारा गाय, यदि बुवेली सेप्टिका है तो भैंस, और जो भेड़ बकरी है उनके पीछे लग जाएगा पास्चुरेला ओरिस, तो वो हो जाएगा हमारा भेड़ और बकरी के लिए, क्योंकि जो डेविस ओरिस है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, तो पास्चुरेला ओविस हो जाएगा भेड़ के लिए और बकरी के लिए भी। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम आती है? ऑप्शंस देखिए, फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल। तो देखिए जीवाणु रोधक के रूप में, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए जो एल्कोहल होती है, जिसे हम देसी भाषा में शराब बोलते हैं, इस शराब पीने के बाद में तो पशु छोड़िए, जो मनुष्य होता है वो ही अपना स्वभाव है वो आक्रामक कर लेता है, यानी कि उत्तेजित हो जाता है। तो जो एल्कोहल है, कपूर है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कैफीन होता है, इनके द्वारा पशुओं को उत्तेजित किया जाता है, यानी कि उत्तेजक के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए जो हमारा अरंडी का तेल है, इसे विरेचक मैं कह सकता हूं, और विरेचक के अलावा इसे मैं कह सकता हूं मृदुरेचक, और इनका मतलब एक ही होता है कि पशुओं के पेट को साफ करना, यानी कि पशुओं में दस्त लगाना। दस्त लगाएंगे तो उनका पेट साफ हो जाएगा। तो देखिए अरंडी का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, अलसी का तेल के अलावा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे लिखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इसबगोल की भूसी, हरा चारा, इन सभी के द्वारा पशुओं का पेट साफ किया जाता है। अब देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है फिनाइल, फिनाइल के अलावा मैं लिख देता हूं फिनोल।
फिनाइल और फिनोल ये लगभग सिमिलर नाम है लेकिन अलग अलग हैं वैसे दोनों के रासायनिक सूत्र, लेकिन आपको इजी तरीके से याद हो जाए इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है, फिनाइल और फिनोल। ये एक जीवाणुरोधक के रूप में काम में लिए जाते हैं। और कहाँ काम में लिए जाते हैं? इनसे पशुशाला की साफ सफाई की जाती है। देखिए आपको याद भी होगा कि जो फिनाइल है वो हम हमारे घरों में भी यूज करते हैं फर्श को साफ रखने के लिए, यानी कि जब हम पोछा देते हैं तो फिनाइल डाल देते हैं पानी में और फिर पोछा लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइल। फिनाइल फिनोल इन दोनों का यूज किया जाता है पशुशाला में जीवाणु रोधक के रूप में। इसी के अलावा एक नाम और है, उसका नाम है लाइसोल। तो देखिए जो लाइसोल या लाइजोल है, इसे जो पशुशाला में जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये लाइजोल भी एक जीवाणुरोधी होता है। इसके अलावा हम यदि बात करें KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, ये भी एक जीवाणुनाशक यानी कि जीवाणुरोधी या जीवाणु प्रतिरोधी दवा है और इसे पशु की त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा का मतलब जो पशु के त्वचा होती है उसके ऊपर अधिक संक्रमण होता है, तो संक्रमण से बचाने के लिए इस लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि पशु के कोई घाव हो जाए, वहां पर फिर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो घाव को धोने में भी इस लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। और उसी के अलावा छाले के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है? ऑप्शंस देखिए, अरंडी का तेल, एल्कोहल, कपूर, फिनाइल। तो देखिए हमने अभी पहले बात की कि जो अरंडी का तेल है ये एक विरेचक का कार्य करता है, यानी कि पशुओं का पेट साफ करता है। जबकि जो एल्कोहल हो गया, कपूर हो गया, ये एक उत्तेजक का कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो फिनाइल है ये हमारा हमने अभी बताया था कि है सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, छोटा जी यहाँ पर आएगा बड़ा जी, जीवाणु नाशक। तो ये हमारा एक जीवाणुनाशक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, अरंडी का तेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? रानीखेत, चेचक, खूनी पेचिश, गुमबैरो। तो देखिए जो मुर्गियों के जो चूजे होते हैं वो जब एक दिन के होते हैं तो उनमें जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है रानीखेत रोग का। इसके अलावा जब ये टीका रानीखेत का दोबारा लगाया जाता है तब उनकी जो आयु हो जाती है वो हो जाती है 8 से 12 सप्ताह। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रानीखेत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? देखिए भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी, मुर्रा। तो देखिए सबसे पहले जो भदावरी है इसका जो मूल स्थान है वो है यूपी। यूपी का जो भदावर क्षेत्र है वो इसका मूल स्थान है। और भदावर क्षेत्र का मतलब जो यमुना और जो चंबल नदी है इनके बीच का जो क्षेत्र है वही भदावर क्षेत्र है, वहीं पर ये पाई जाती है। इसके अलावा देखिए नीली रावी, तो नीली रावी ये है हमारी पंजाब की। उसके अलावा देखिए जाफराबादी, तो जो जाफराबादी है ये है हमारी गुजरात की। और देखिए इसकी जो विशेषता है वो देखिए इसकी जो सींग है वो अधिक चौड़े होते हैं और वो गर्दन की तरफ मुड़े हुए होते हैं। यानी कि हम देखिए इसे जे से लिखते हैं, यानी कि जे से हो जाएगा जाफराबादी। तो इसकी सींगों की विशेषता भी यही हो जाएगी, चौड़े सींग होते हैं और इस तरह वो घूमते हैं गर्दन की तरफ। देखिए जो जाफराबादी भैंस नस्ल है इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, यानी कि ये भैंसों की सबसे भारी नस्ल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारी नस्ल। जो हमारी मुर्रा है ये पाई जाती है हमारी पश्चिमी यूपी में, और इसी के अलावा ये हरियाणा के अलावा ये दिल्ली यहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जाफराबादी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, नीला थोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक, जीवाणुनाशक। तो देखिए उत्तेजक के रूप में भी नहीं किया जाता है, विरेचक के रूप में भी नहीं किया जाता है और जीवाणुनाशक के रूप में भी नहीं किया जा सकता है। देखिए जो नीला थोता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो पशुओं के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए किया जाता है, यानी कि ये होता है एक कृमिनाशक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कृमिनाशक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस संकरण से तैयार की गई? ऑप्शंस देखिए, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, मुर्रा, नीली रावी,
मुर्रा और भदावरी। तो देखिए जो मेहसाना नस्ल है इसमें जो नर पशु है वो तो है मुर्रा, और जो मादा है मैं यहाँ पर लिख देता हूं मुर्रा नर, और जो मादा है वो है सूरती। सूरती मादा और मुर्रा नर के संकरण से जो भैंस विकसित की गई है उसका नाम है मेहसाना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुर्रा सूरती। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें नर पशु कौन सा है और मादा कौन सी है, क्योंकि ये एग्जाम है 2013 का और जो हमारा एग्जाम होगा पशु परिचर का वो होगा 2024 के दिसंबर में। तो बहुत डिफरेंस है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बदल सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस मेहसाना की हमने बात की थी कि जो सबसे अधिक लंबा दुग्ध काल होता है वो इसी भैंस का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेन। तो देखिए विदेशी नस्लों की यहाँ पर बात की है। वैसे इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस हमने एक पिछले क्वेश्चन में कर लिया। तो देखिए यहाँ पर बात है विदेशी नस्लों की। तो विदेशी नस्लों में जो सबसे अधिक फैट है, वसा है, वो है हमारी जर्सी में। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जर्सी। और इसी का जर्सी नस्ल का ही जो सबसे अधिक लंबा दुग्ध काल है वो इसी का होता है। जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो होता है होल्स्टीन फ्रीजियन का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, एविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। तो देखिए हमारे राजस्थान में एक संस्थान है केंद्रीय स्तर का और उसका नाम है केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्थान। ये एक संस्थान है हमारे राजस्थान में और ये है कहां पर? तो ये है हमारे एविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर है ये। तो देखिए इसके द्वारा दो भेड़ है उनको विकसित किया गया है, यानी कि दो भेड़ की नस्लों को विकसित किया गया है। उनमें एक है हमारी एविकालीन और एक है हमारी एविवस्तर। तो देखिए जो एविकालीन है ये किया गया है मेरिनो नर, और इसी के साथ में जो मादा है वो है मालपुरा। ये भी आपको याद रखना है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेरिनो नर और मालपुरा मादा। जबकि जो एविवस्तर है उसे चोकला मादा और मेरिनो नर, इनके संकरण से विकसित किया गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं एविवस्तर, इन दोनों को। और ये किया गया है कि संस्थान के द्वारा, तो वो किया गया है केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्थान एविकानगर टोंक के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, दरातीनुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? देखिए ये भैंसों में सींग है, ये कई बार मुड़े, सीधे, चौड़े, नीचे लटके हुए होते हैं। तो इस सींगों के आधार पर भैंसों की विशेषताएं पूछ रहा है। तो देखिए जो दरातीनुमा सींग है ये किस नस्ल की पहचान है? मुर्रा, सूरती, मेहसाना, जाफराबादी। तो देखिए हम दरातीनुमा कहें या फिर हम कहें हंसियाकार, एक ही बात है। हंसिया के आकार के या फिर दराती के आकार के, ये जो होते हैं हमारे सूरती नस्ल के भैंस के, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरती। इसी के अलावा जो मुर्रा है इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं घुंडीदार, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जलेबी की तरह होते हैं, इसके जलेबी के आकार की तरह मुड़े हुए। जबकि जो हमारी जाफराबादी है इसकी हमने पहले ही बात कर ली कि चौड़े सींग होते हैं इसके और वो इस तरह मुड़े हुए होते हैं उसकी गर्दन की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पशुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है। उनकी आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? दांतों से, चमड़ी से, खुर से, पूंछ से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दांतों से की जाती है। और दांतों में भी यदि प्रकार पूछे तो हो जाएगा हमारा कृतनक दांत। और इन कृतनक दांतों की संख्या जो होती है हमारी दुधारू पशुओं में वो होती है 4 जोड़ी, और यदि कुल संख्या की बात की जाए तो हो जाएगी हमारी 8। और ये होती कहाँ पर है? तो ये होती है निचले जबड़े में, और ऊपले जबड़े में दांतों की संख्या अनुपस्थित होती है, यानी कि 0 दांत होते हैं ऊपले जबड़े में। सिर्फ जो सामने से दिखते हैं ये कर्तनक दांत 4 जोड़ी, ये नीचे वाले जबड़े में ही होते हैं इन दुधारू पशुओं के, और इन्हीं से इनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। पूंछ से कोई अनुमान नहीं लगाया जाता, खुर से भी अनुमान लगाया जाता है, लेकिन पशुपालक है वो अपने आर्थिक लाभ के लिए उनके खुरों को चमका देते हैं, काट देते हैं, तो एग्जैक्ट आयु नहीं बता सकते हैं। और चमड़ी से भी आयु का पता नहीं लगता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की भैंस के सर पर, सॉरी सिर आएगा यहाँ पर, सिर पर टीका होता है? तो देखिए मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी, नीली रावी।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नीली रावी। जो नीली रावी भैंस है इसके शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, जैसे कि इसके सिर पर हो गया, इसकी पीठ पर हो गया, इसकी पूंछ पर हो गया। तो ये जो सफेद धब्बा है ये इसके एक माथे पर पाया जाता है। तो जब दूर से देखते हैं तो ये सफेद धब्बा काले रंग में ऐसा लगता है जैसे कि टीका लगा दिया हो। तो सिर पर टीका जो विशेषता हो गई वो हो गई नीली रावी भैंस की। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चनों के साथ जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2013 का पेपर है वो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर लिया है, और इसमें हमने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।